नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं SYL की, यानी सतलज यमुना लिंक की। जानेंगे पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलज यमुना लिंक को लेकर विवाद क्यों है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन से हैं। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से पंजाब में विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज हम बात किसकी करेंगे? SYL की करेंगे, सतलज की भी बात करेंगे, यमुना की भी बात करेंगे, साथ में बात करेंगे विगत वर्ष में आए प्रश्न की, और अंतिम में हर बार की तरह आपको देंगे एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है, देख लेते हैं। सूचना ये है कि संस्कृति आईएएस लेकर आ रहा है आपके लिए BPSC का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। बैच कब से शुरू हो रहा है? तो 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है, और इसकी विशेष बात यह है कि इसकी फीस पर दी जा रही है आपको 50% डिस्काउंट। अब ये कोर्स उपलब्ध होगा मात्र 25,000 रुपए में, जिसका भुगतान आप EMI के आसान शर्तों के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोर्स में क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। जिस दिन आप ये कोर्स लेते हैं उससे 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे, और प्रत्येक सेगमेंट के जो नोट्स है वो आपको क्या कर दिए जाएंगे? प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है? तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के विषय की। आज का विषय क्या है? विषय ये है SYL। SYL यानी सतलज यमुना लिंक को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभी क्या हो रहा है। अभी अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। क्या डिसीजन दिया है? कि पंजाब सरकार को लगाई गई है फटकार की सतलज यमुना लिंक का जो हिस्सा पंजाब में पड़ता है उसकी कार्यवाही जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, जिसमें शुरू से ही पंजाब सरकार क्या कर रही है? अटकलें लगा रही है। विरोध प्रदर्शन का दौर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज है। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने आमंत्रण दिया, खुला आमंत्रण दिया है। किसे आमंत्रण दिया है? तो अकाली दल को और विपक्षी यानी बीजेपी को खुला आमंत्रण दिया है। किसके लिए? बहस के लिए आमंत्रण दिया है। ऐसे में उसके बाद अकालियों का विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस की कार्यवाही भी यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। सबसे पहले ये जानते हैं कि SYL क्या है। उससे पहले ये जानेंगे कि सतलज और यमुना का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। अगर हम सतलज की बात करें, सतलज नदी की बात करें, तो सतलज नदी जो है वो सिंध की सहायक नदी है, और सिंध की सहायक जो नदी सतलज है उसका विस्तार कहाँ कहाँ देखा जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये जो नदी है सतलज, इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो पंजाब में देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वही हम बात करें किसकी? यदि हम यमुना नदी की बात करें, जो किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा, दिल्ली में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और साथ में उत्तर प्रदेश में आपको यमुना का विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करें SYL का पूरा विवाद क्या है। देखिए, जो सतलज और यमुना, सतलज कहाँ से बह रही है? तो पंजाब से बह रही है, और यमुना का विस्तार कहाँ तक है? तो हरियाणा तक है। तो हरियाणा के यमुना रिवर और पंजाब के सतलज रिवर को जोड़ दिया गया था। किस्सा अभी पूरा जानेंगे। ये बात अभी जान लीजिए कि SYL लिंक कैसे बना। तो पंजाब के सतलज नदी को और हरियाणा के यमुना नदी को जोड़कर एक लिंक बनाया गया था। 214 किलोमीटर का ये लिंक था, ये बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये है सतलज नदी और ये है यमुना नदी। इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सतलज यमुना लिंक, या सतलज यमुना कैनाल के नाम से ये जाना जाता है। और इसी के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हरियाणा का हिस्सा है वो पूरा कर दिया गया है। हरियाणा का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में अभी तक ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, जिसके लिए विवाद चल रहा है।
क्यों विवाद चल रहा है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि जाने तो सबसे पहले मामला हम चलते हैं किसकी तरफ, 1955 की तरफ। 1955 में क्या था, तो पंजाब अविभाजित था। अविभाजित कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हिमाचल प्रदेश भी था और हरियाणा भी था। इस समय बैठक बुलाई जाती है किसके लिए, पानी के बंटवारे के लिए। किनके बीच बैठक बुलाई जाती है, तो पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों के बीच क्या बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है। और बैठक में ये डिसीजन लिया जाता है कि अविभाजित पंजाब, याद रखिएगा इसमें हिमाचल प्रदेश भी है और हरियाणा का भी हिस्सा है, तो इन्हें 7.2 MAF यानी मिलियन एकड़ फुट पानी दिए जाने की बात की जाती है। अब ये मिलियन एकड़ फुट क्या है, 1 एकड़ की जमीन है, उसमें आप 1 फुट का क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, तो उसमें जितना पानी आता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो एकड़ फुट कहा जाता है। वैसे ही 1 मिलियन का क्या मतलब हुआ कि 10 लाख एकड़ फुट में जितना पानी आ रहा है उसे क्या कहा जाएगा, तो मिलियन एकड़ फुट कहा जाएगा। अब अविभाजित पंजाब को कितने पानी देने की बात हुई, तो 7.2 MAF जो है वो पानी देने की बात हुई। वहीं राजस्थान को 8 MAF पानी देने की बात हुई और साथ में जम्मू कश्मीर को 0.65 MAF पानी देने की बात हुई। मामला आगे बढ़ा और 1966 तक पहुंचा। 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, मतलब पंजाब और हरियाणा अलग हो गए, उस समय से क्या होने लगा, इनके पानी को लेकर क्या होने लगा, विवाद होने लगा। विवाद की पृष्ठभूमि आगे बढ़ी और मामला पहुंचा 1976 की तरफ। 1976 में केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है और ये घोषित करती है कि जो पहले पानी आपको मिल रहा था 7.2 MAF, उसमें से जो 3.5 MAF पानी होगा अब वो किसे दिया जाएगा, हरियाणा को दिया जाएगा। मतलब अब पंजाब के पास कितना बचा, 3.7 MAF पानी बचा। इसको लेकर विवाद बहुत तेज हो गया कि हमारे पास खुद ही पानी कम है और आप क्या दे रहे हैं, पानी हरियाणा को दे रहे हैं, वो भी कितना, 3.5 MAF देने की बात हो गई। उसके बाद ही जो 1976 के 2 साल बाद ही 1978 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव रखा गया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में ये बात बोली गई कि पंजाब के जल को पंजाब के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसी के बाद 1981 में देखें तो हो जाता है समझौता SYL का, यानी सतलज यमुना लिंक का। समझौते में क्या कहा जाता है, तो बनाने की बात की जाती है, एक कैनाल, एक लंबी नहर बनाने की बात की जाती है। कितने किलोमीटर लंबी है, तो 214 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से जो देखिए पंजाब की सतलज नदी है और हरियाणा की यमुना नदी है, इन दोनों को जोड़ने की बात की जाती है। और पंजाब की तरफ कितने किलोमीटर की नहर बननी थी, तो 122 किलोमीटर की नहर बननी थी। वहीं हरियाणा की तरफ देखेंगे तो 92 किलोमीटर की जो नहर बननी थी वो हरियाणा की तरफ बननी थी। देखिए हरियाणा ने तो बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया कि हम ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म करेंगे, लेकिन पंजाब में विवाद कभी थमा ही नहीं, अब तक ये मामला जारी है। देखिए आगे क्या होता है, 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इस समय इंदिरा गांधी जी थी और उनके नेतृत्व में क्या होता है, तो SYL का उद्घाटन कब हो जाता है, तो 1982 में हो जाता है। देखिए अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, 1982 से उद्घाटन हुआ था लेकिन अभी भी इसका काम नहीं पूरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 1985 में। देखिए 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ पे राजीव गांधी थे और अकाली प्रमुख के बीच में समझौता हो जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। पानी कितना है, विभाजन कितना होना है, इन सारी बातों पर फैसला लेने के लिए अब क्या होगा, तो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल बनता है 1987 में और रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, रिपोर्ट में ये सुझाव दिया जाता है कि पंजाब का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ा दिया जाएगा, तो पहले जो था 3.7 था, अब बढ़ा के 5 MAF किया जाएगा और हरियाणा का कोटा बढ़ाकर 3.85 MAF कर दी जाने की बात की जाने लगी।
आगे बढ़ते हैं, मामला यही नहीं थमा। 1985 से 1989 में उग्रवादी गतिविधियां बहुत तेज हो गई। यहाँ ट्रिब्यूनल का फैसला आया। उधर क्या हुआ तो बहुत ज़्यादा उग्रवादी गतिविधियां होने लगी और इसी दौरान अकाली प्रमुख की भी हत्या कर दी जाती है। साथ में जो चीफ इंजीनियर है उसकी भी हत्या कर दी जाती है और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और साथ ही यहाँ पे जो उन गांवों में, 4 गांवों में जो मजदूर काम कर रहे थे तो उनको भी मार दिया जाता है। तो इतना ज़्यादा उग्र हो गया था। किस दौरान से? 1985 से लेके 1990 तक का दौर ऐसा ही चला। 1990 के समय नहर बनाने का काम क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। फिर हरियाणा सरकार 1996 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करती है और उसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। क्या फैसला आता है? पंजाब को 1 साल के भीतर काम पूरा करने को निर्देश दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो पंजाब की सरकार है वापस याचिका दायर करती है, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया जाता है। फिर 2004 में क्या होता है तो पंजाब की विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 क्या करती है तो लागू करती है। और लागू करने के बाद ही 1916 में क्या होता है, वो जो ज़मीन ली गई थी 122 किलोमीटर की नहर बनाने के लिए पंजाब में, वो लौटाने का प्रोसेस शुरू कर देती है पंजाब सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है? हस्तक्षेप करती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाती है। 2017 में क्या होता है? 2004 को जो एक्ट लगाया था, एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था तो एक्ट के अकॉर्डिंग ये किया गया था कि जो जल समझौता किया गया था उसे ही मानने से इनकार कर दिया था। किसने? पंजाब की सरकार ने 2004 के एक्ट के अकॉर्डिंग जल समझौता को मानने से इनकार कर दिया था। 2016 में क्या किया था तो 2016 में उन्होंने जो ज़मीन ली गई थी उनको वापस करने की कोशिश करने लगी और सरकार एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और 2017 की बात करें तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। वहीं हम 2020 की बात करें तो एससी ने वापस एक फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मध्यस्थता में जो राज्य हैं वो इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाकर नहर का काम पूरा करें। बात आगे बढ़ती है और बात कर लेते हैं 2023 अक्टूबर की। अक्टूबर में ही क्या बात हुई है तो एससी ने वापस से पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द कार्यवाही पूरा कीजिए। साथ में ये पूछा है केंद्र सरकार से कि कितना पानी उपलब्ध है, पहले तो इसका सर्वेक्षण कीजिए जिसका अभी तक कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं पता चला है। और साथ में ही परियोजना के लिए कितनी ज़मीन आवंटित की गई थी उसका भी सर्वे कीजिए कि कहीं वो संरक्षित है कि भी नहीं। ये देखने का निर्देश भी किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया है तो केंद्र सरकार को दिया है। और अब सुनवाई कब होनी है तो 2024 की जनवरी में सुनवाई वापस से होनी है। तो ये था पूरा मामला। 1955 से जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से विवाद शुरू होता है और ये बढ़ते बढ़ते ये अब तक चल रहा है। और अगली सुनवाई की बात कब की जा रही है तो जनवरी 2024 में अगली सुनवाई होनी है। अब फिर से विरोध तेज हो गया है। देखिए ये क्या होता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक मुद्दा भी जुड़ जाता है, साथ में लोगों के हित प्रभावित होते हैं तो लोग भी इस पर कूदते हैं और राजनेता भी इस पर क्या करते हैं तो हस्तक्षेप करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। बात कर लेते हैं सतलज की। सबसे पहले जैसे कि हम मैपिंग सीरीज में चल रहे हैं, पूरा विवाद देख चुके हैं, अब हम बात किसकी करेंगे तो सतलज नदी की करेंगे। और सतलज नदी की बात करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विगत वर्ष में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि उसी के आधार पर क्या करनी है, हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और बहुत लोगों ने गलत किया था। ये प्रश्न है 2021 का। प्रश्न क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। सिंधु नदी प्रणाली की बात की गई है, यानी इंडस रिवर सिस्टम की बात की गई है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इसमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। यहाँ 4 नदियों की बात की गई है। कौन कौन सी 4 नदियों की बात की गई है तो चेनाब, झेलम, रावी और सतलज की बात की गई है। इनमें से ये कह रहा है कि
3 नदियां किसी एक नदी में मिलती है। इतनी बातें की गई हैं। आगे कह रहा है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से ये 4 नदी में से कोई 3 नदी है जो किसी एक नदी में मिलती है और वो जाकर किससे मिलती है, तो सिंधु नदी से मिलती है, ये बात की गई है। आगे क्या कहा गया है कि वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, ये प्रश्न कहा गया है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसका सही उत्तर दे देते हैं मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम का मामला सही चल रहा है। अगर नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए मैं हूँ ही, कावेरी की हम चर्चा कर चुके हैं। आज सतलज की चर्चा कर लेंगे और यमुना की चर्चा कर लेंगे और आगे धीरे धीरे जैसे ही मुद्दा आएगा न्यूज़पेपर में, समाचार में जैसे जैसे मुद्दे रहेंगे तो वैसे ही सारे रिवर हम इस सीरीज़ में कवर कर लेंगे और 2024 से पहले आपकी तैयारी मैपिंग के मामले में पक्की हो जाएगी, ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ। तो हम क्या बात करेंगे कि कौन सी नदी सीधे जाकर किससे मिलती है, तो इंडस से मिलती है यानी सिंध नदी से मिलती है, वो हमको देखना है। तो देख लेते हैं किसकी बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा झेलम, यहाँ दिखाई देगा चेनाब, यहाँ दिखाई देगा रावी और ये दिखाई देगा सतलज। और यहाँ पे आपको सतलज नदी दिखाई देगी जो आगे यहाँ पे व्यास नदी आपको सतलज नदी से मिलती हुई दिखाई देगी। और ये 5 नदी, पहला सतलज, दूसरा व्यास, तीसरा रावी, चौथा चेनाब और 5वां झेलम। ये जो 5 नदियाँ हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कम बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दिखें। कौन कौन सी 5 नदियां हैं, तो सतलज है, फिर व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। ये जो मिलके बनाती है उसका नाम क्या है, पंचनद है। पंचनद से ही नाम किसका पड़ा है, पंजाब का नाम पड़ा है। पंजाब में कितनी नदियां हैं, तो 5 नदियां हैं। कौन कौन सी 5 नदियां हैं, तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चेनाब, ये 5 नदियां मिलके पंचनद बनाती है। और पंचनद किस में मिल जाती है, तो सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसी पंचनद के आधार पर किसका नाम पड़ा है, तो पंजाब का नाम पड़ा है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी नदी सिंधु नदी से डायरेक्ट मिल रही है। तो पहले देख लेते हैं कनेक्शन, आराम से देखते हैं कनेक्शन। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा ये चेनाब रिवर दिखाई देगी, चेनाब से मिल रही है झेलम। झेलम कहाँ चेनाब से मिलती है, तो आप याद रखिएगा कि पंजाब के जो झंग तहसील है उसके त्रिमू जगह है, वहाँ पर किससे मिल जाती है, कौन, तो झेलम मिल जाती है किससे, तो चेनाब से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यानी ये त्रिमू जगह है जो कहाँ पर है, पंजाब प्रोविंस की बात की जा रही है जो पाकिस्तान में है। अभी याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के पंजाब में कंफ्यूजन नहीं करना है। ये पंजाब प्रोविंस किसका है, तो पाकिस्तान का है, झंग तहसील है और जगह का नाम क्या है, तो त्रिमू है, जहाँ पे कौन मिल जाती है, झेलम मिल जाती है चेनाब से। वहीं हम आगे बात करें तो रावी भी आपको चेनाब से मिलती हुई दिखाई देगी। ये कौन सी जगह है, तो ये जो जगह है वो कहाँ पर है, पंजाब प्रोविंस में ही है और इसका नाम क्या है, तो सराय सिधु नाम है, जहाँ पर कौन मिल जाती है, तो रावी मिल जाती है चेनाब से। मतलब हमने कितनी बातें कर ली हैं, हमने ये बात की है कि रावी सराय सिधु में पंजाब प्रोविंस में किससे मिल रही है, तो चेनाब से मिल रही है। ठीक है, और कौन सी नदी है, तो आपको दूसरी नदी झेलम मिली, झंग तहसील में त्रिमू जगह पे पंजाब प्रोविंस में ये किससे मिल रही है, तो चेनाब से मिल रही है। मतलब ये डायरेक्ट किससे नहीं मिल रही है, तो सिंधु से ये डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है कैंसिल। कौन सा, एक हो जाता है झेलम कैंसिल और दूसरा हो जाता है रावी कैंसिल। अब देख लेते हैं आगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो चेनाब है वो किससे मिल जा रही है आकर, तो सतलज से मिल जा रही है। पाकिस्तान की ही एक जगह है वहाँ पर चेनाब किससे मिल जाती है, तो सतलज से जाकर मिल जाती है और सतलज जाकर मिल जाती है किससे, तो इंडस से मिल जाती है यानी सिंध से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे एक राजनपुर तहसील दिखाई देगा और मिठानकोट जगह दिखाई देगी, जहाँ पर किससे,
कौन मिल जाती है? तो सतलज मिल जाती है इंडस से। यानी रावी और झेलम नदी किससे मिल रही है? तो चेनाब नदी से मिल रही है। चेनाब नदी सतलज नदी से मिल रही है और सतलज नदी किससे जाकर मिल रही है? तो सिंध नदी से जाकर मिल रही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है? तो चेनाब भी हो जाता है कैंसर। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, सतलज होगा। देखिए, जब तक आप मैप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो यूपीएससी का ट्रेंड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। उनके क्वेश्चन पूछने की क्राइटेरिया बदल रही है, उनका माइंडसेट बदल रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हमको बेसिक में इतनी ज़्यादा पकड़ बनानी है कि वहाँ पे जाकर हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने देखा, क्या देखा कि सतलज जो है वो सीधे किससे मिल जाती है? तो सिंध से मिल जाती है। तो ये हमने प्रश्न कर लिया है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी? सतलज की बात कर लेते हैं। सतलज का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतलज इंडस की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ से होता है? तो राखस ताल आपने सुना होगा, मानसरोवर के पास इसका उद्गम होता है। कहाँ से? राखस ताल से इसका उद्गम हो रहा है। कौन कौन से 2 राज्यों में इनका विस्तार देखने को मिलेगा? तो आपको हिमाचल में इसका विस्तार देखने को मिलेगा और पंजाब में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हुए किससे मिल जाती है? तो इंडस से मिलते हुए दिखाई देगी। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो शतुद्री है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2459 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कहाँ कहाँ विस्तार हमने बात कर लिया है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार दिखाई देगा। हमने बात की चेनाब की। चेनाब इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा एक और सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी है? तो व्यास है। व्यास कहाँ जाके मिलती है? व्यास याद रखिएगा भारत में ही मिलती है। भारत की कौन सी जगह है जहाँ पर व्यास जो है वो सतलज से मिल रही है? तो हरिके नाम की जगह है जहाँ पर कौन मिल जाती है? तो व्यास सतलज से मिल जाती है। 2 रिवर की बात हो गई, कौन कौन सी? तो चेनाब की तो बात हो ही गई थी और उसके साथ बात हो गई किसकी? तो ब्यास की बात होगी। इसके अलावा इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो बास्पा है, स्पीति है और स्वां जो है वो इसकी क्या है? तो सहायक नदियां हैं। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से डैम्स मौजूद हैं, देखिए हमने बात की थी ये कहाँ से एंटर कर रही है? तो ये एंटर करती है, अगर भारत की बात करिए कहाँ से एंटर कर रही है भारत में, तो शिपकिला पास आपको दिखाई देगा जो किससे बाउंड्री शेयर करती है? इंडिया भी दिखाई देगा और आपको तिब्बत का इलाका दिखाई देगा जो चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। तो राखस ताल से निकलती है मानसरोवर के पास से, शिपकिला से ये एंटर करती है। इसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में दिखाई देगा। और ये किससे मिल जाती है? तो इंडस से मिल जाती है। इतनी बात हमने कर ली थी। और साथ में जो सतलज नदी है वो याद रखिएगा कि जो इंडस रिवर है, सिंध रिवर है, उसकी सबसे दक्षिणतम सहायक नदी है। साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से डैम मौजूद है। तो आपको यहाँ पे एक गोविंद सागर झील दिखाई देगा जो किस पर बनी है? तो सतलज रिवर के ऊपर ही बनी है। वहीं हम भाखड़ा नांगल डैम की बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। साथ में ये जो आपको गोविंद सागर झील दिखाई दे रहा है, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो आपको ये कहाँ दिखाई देगी? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आपको दिखाई देगी। साथ में आपको यहीं पे दिखाई देगा इंदिरा गांधी नहर दिखाई देगा। तो हमने किसकी बात कर ली है? तो हमने भाखड़ा नांगल बांध की बात की है, हमने गोविंद सागर झील की बात की है जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। और साथ में हमने किसकी बात की है? इंदिरा गांधी नहर की। वहीं एक और चीज़ है, यहाँ पे एक विद्युत जल परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में ही है। तो वो कौन सी है? तो लुहरी स्टेज 1 नाम है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी आपको दिखाई देगी। तो इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी कहाँ से निकल रही है वो देख लेते हैं। यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल से। गढ़वाल में जो बंदरपूछ शिखर है वहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। कितनी बात की हमने? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल के बंदरपूछ
पूंछ चोटी के कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। अगर हम विस्तार की बात करें तो आपको कहाँ कहाँ इसका विस्तार देखने को मिलेगा, तो आपको दिल्ली में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, साथ में आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा, फिर आपको हरियाणा में दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाकर ये किससे मिल जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है प्रयागराज, यहाँ पर आपको ये गंगा से मिलती हुई दिखाई देगी। ये है यमुना रिवर और ये है गंगा की मेन स्ट्रीम। तो गंगा से कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में ये जाकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों की बात करें, उस दिन आपको मैंने सिखाया था कि लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे डिसाइड करते हैं। मेट्रो का मैंने एग्जांपल दिया था। मेट्रो जिस दिशा में चल रही है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दरवाजे किस ओर चल रहे हैं। अगर मेट्रो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको आवाज़ आती हो कि दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे दाएं हाथ की तरफ दरवाजे खुलेंगे। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बाएं हाथ की तरफ दरवाजे खुलेंगे जब मेट्रो इस तरफ चल रही हो। वैसे ही नदी जिस तरफ चल रही है उस डायरेक्शन में अगर हम खड़े हो जाए तो हमारे लेफ्ट तरफ को क्या कहा जाता है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, और राइट हाथ की तरफ को क्या कहा जाता है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि अभी मैं जो सहायक नदियाँ बता रही हूँ वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको बताना है। और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो आपको दिखाई देगा ये यमुना का मेन स्ट्रीम है। कहाँ से निकल रहा है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल के बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलता है। ठीक है, आगे न्यू दिल्ली से पास होते हुए आपको आगरा भी इसके तट पर दिखाई देगा। ठीक है, प्रयागराज भी इसके तट पर दिखाई देगा। आपको सहायक नदियाँ कौन सी दिखाई देगी, तो आपको सबसे पहले दिख जाएगी चंबल, उसके बाद दिखाई देगा सिंध, उसके बाद दिखाई देगा बेतवा और उसके बाद दिखाई देगा केन। यानी चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो है वो इसकी क्या है, महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ है। इसके अलावा भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो आपको दिखाई देगी गिरी रिवर और साथ में आपको दिखाई देगी टोन्स रिवर। अगर हम बात करें कौन सा डैम किस ट्रिब्यूटरी पर है, तो आपको देखिए गिरी रिवर पर जो आपको दिखाई देगा वो रेणुका डैम दिखाई देगा। वहीं टॉन्स रिवर पर आपको क्या दिखाई देगा, तो किसाऊ डैम आपको दिखाई देगा। यमुना रिवर पे कौन सा डैम दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे लखवार व्यासी डैम दिखाई देगा। आपको यहाँ पे हीराकुंड बैराज दिखाई देगा। देखिए बैराज और डैम में क्या अंतर होता है। डैम जो होता है वो पानी को स्टोर करने का काम करता है, मतलब एज अ रिजर्वायर काम करता है। लेकिन बैराज क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में बोले तो बैरेज क्या होता है, बैरेज क्या करता है, तो पानी को डिलीवर करने का या उसको डाइवर्ट करने का काम कौन करता है, तो बैरेज करता है। और डैम क्या करता है, तो पानी को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक हथनी कुंड बैरेज दिखाई देगा। आगे बढ़े तो आपको साथ में यहाँ पे दिखाई देगा दिल्ली के पास आपको दिखाई देगा वजीराबाद बैरेज और आपको दिखाई देगा ओखला बैरेज। अगर हम कैपिटल ऑफ दिल्ली की बात करें तो आपको जो यमुना नदी का विस्तार 25 किलोमीटर का दिखाई देगा। कहाँ से कहाँ तक, वजीराबाद बैरेज से लेके ओखला बैरेज तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो किसी किसकी बात की हमने रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। यमुना पर हमने पढ़ा लाखवार व्यासी, टोन्स रिवर पे पढ़ा किसाऊ डैम, गिरी रिवर पर पढ़ा रेणुका डैम, हथनी कुंड बैरेज की बात की यमुना पर, साथ में हमने दिल्ली पर 2 बैरेज की बात की है। किसकी किसकी, वजीराबाद और ओखला की। यहाँ पे कितनी लंबाई यमुना की है, तो 25 किलोमीटर की लंबाई कहाँ से बह रही है, तो दिल्ली में बह रही है और इन 2 बैरेज के बीच में बह रही है। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इस सीरीज का जो पैटर्न है, जो परंपरा है, आपको क्या करना है, तो जो सही है वो तो बताना ही, साथ में जो गलत है वो क्यों गलत है वो भी बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। ऐसे ही हम प्रश्न उत्तर के सिलसिले के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। तो आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, कथन 1 कह रहा है कि गोविंद सागर झील का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले, गोविंद सागर झील का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में व्यास नदी पर किया गया है। वहीं कथन 2 क्या कह रहा है, सतलज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है।
वहीं तीसरा कथन क्या कह रहा है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और सोन यमुना की क्या है, तो सहायक नदियां हैं। कथन क्या कह रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो, तीन, यहाँ पर ये कहा गया है। तो आज हमने बात किसकी की है, तो हमने सतलज यमुना लिंक की बात विस्तार में की है। विवाद पूरा समझ लिया है, सतलज समझ लिया है, यमुना समझ लिया है, और साथ में एक जो टिपिकल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और आपको दिया है होमवर्क, एक आपको क्या बताना है कि जो हमने बातें की हैं कि यमुना की जो सहायक नदियों की बातें हमने की हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और साथ में आपको ये बताना है कि अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।